26 तारीख को ही महोबा जिले में आसाराम है जनाब काशीराम कुशवाहा जी, ब्लॉक पनवाड़ी में कुछ लोगों ने गोली मार करके हत्या कर दी। यहाँ अच्छा ये हुआ कि पुलिस ने तुरंत मुलजिमों को पकड़ा। 2 जो लोग नामजद थे वो पुलिस ने पकड़ा, लेकिन पुलिस को जितनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाई। हमारी अपील है कि वहाँ की पुलिस ने सराहनीय काम किया, लेकिन और थोड़ा उसके पीछे कौन है, साजिश किसकी है, ये भी जान करके उन पर भी कार्रवाई करें। आगरा जनपद में एक दलित महिला की मृत्यु हो गई और अंतिम संस्कार करने गए, चिता में शव रख दिया और कुछ दबंग गए कि नहीं भाई यहाँ नहीं जलानी चाहिए, दूसरी जगह जला। चिता से शव को हटा करके उन्हें बेचारों को दूसरी जगह ले जाए। गाजियाबाद में बहुत सारी लूटपाट हुई। बस्ती में एक 19 साल का छात्र है, वो बेचारा लापता हो गया, बाद में उसकी लाश मिली। गोंडा में एक मौर्य समाज का आदमी मार दिया गया। बहराइच में भी ऐसी घटना, उसके पहले भी घटनाएं बहुत सारी हुई हैं। मैं आप सबको घटनाओं के बारे में बताता रहता हूं और आपको सभी लोगों को घटनाओं के बारे में जानकारी है। पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। और जो हम महंगाई की बात करते हैं, आप लोग जिसके बारे में धरना देते हैं, इन 1.5 महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ाई गई हैं। सरकार ऐसा कहती है कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें हैं, उसमें से जो तेल की लागत आती है, जो वैल्यू आती है, 18 से 22 रुपए के बीच में आती है। 64 रुपए टैक्स है डीजल में, और पेट्रोल में भी लगभग 63-64 रुपए, दोनों का लगभग सेम है, 1 आध रुपया का फर्क है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हैं, जो हमारे देश के अगल बगल के देश सभी जगह पेट्रोल और डीजल की आवाज़ नहीं आ रही क्या? सभी जगह जो पेट्रोल और डीजलों की जो कीमतें हैं, आ रही आवाज़, कम की गई है। लेकिन भारत एक ऐसा हमारा देश है कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े पैमाने पर वृद्धि की गई। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई, आपने 4 महीने से लॉकडाउन कर रखा है, आमदनी का किसी के पास कोई स्रोत नहीं बचा है। किसान ट्रैक्टर से खेती कराता है, उसकी खेती की लागत बढ़ गई। जो सामान मार्केट में आता है, ट्रकों से, ट्रेनों से उनका ढुलाई भाड़ा बढ़ गया, और जब भाड़ा बढ़ गया तो हर चीज़ जो हम रोज़ हमारे दैनिक उपयोग में आती है, उनकी सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। और बड़े पैमाने पर जो उपभोक्ता है उसके ऊपर उसका बजट पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस ले। इस कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आर्थिक हालत सरकार के साथ साथ सबकी खराब है। सरकार जहां अपनी तरफ ध्यान दे रही है कि उसके जेब में पैसा आए, उसके पास पैसा आए, उसी तरह से एक परिवार की एक जो छोटी इकाई है, उसकी भी यही समस्या है। उसके पास भी कोई आर्थिक संसाधन नहीं। तो इसी बात को लेकर के हमारे साथी धरना दे रहे हैं। हमारे किसान भाइयों की समस्याएं हैं। हम लोग चाहते हैं कि खाद बीज उनको उचित रेट पर मिले, जो उनके छोटे छोटे कर्जे हैं वो माफ़ हों, बिजली का बिल माफ़ हो, सिंचाई की उनकी अच्छी सुविधा मिले, भंडारण की सुविधा मिले।
हमारे जो मजदूर भाई हैं, लगभग 12 से 15 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। कहाँ सरकार ने कहा था कि हम 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। नोटबंदी में लगभग 2-2.5 करोड़ लोगों के रोजगार गए और 12 से 15 करोड़ लोगों के इस समय रोजगार गए। लगभग 17 से 18 करोड़ लोग इन 6 सालों में बेरोजगार हुए। अगर हम कहें तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो छोड़िए, 3 करोड़ रोजगार हर साल चले गए। तो हमारी जन अधिकार पार्टी की भागीदारी संकल्प मोर्चा की मांग है कि सरकार जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको रोजगार मुहैया कराए, और जो हमारे मजदूर या और जो हमारे छोटे मोटे नौकरियों में लोग थे जिनकी नौकरियां गई हैं, उनको सरकार एक मुश्त 15,000 रुपया दे, और जब तक वो सेटल नहीं हो जाते, उनको कोई कारोबार नहीं शुरू कर देते, उनका कोई काम नहीं शुरू हो जाता, तो कम से कम सरकार उनको 1 साल तक 7,500 रुपया दे। एक समान शिक्षा की बात हम लोग पहले दिन से कर रहे हैं कि एक समान शिक्षा पद्धति लागू होना चाहिए पूरे देश में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, गांव का प्राइमरी स्कूल हो, या प्राइवेट पब्लिक स्कूल हो। पाठ्यक्रम एक होना चाहिए। प्राइवेट पब्लिक स्कूल में बच्चे लोग पढ़ाना चाहते हैं, बड़े लोग, कूलर लगा है, एसी लगा है, मेज कुर्सी बहुत अच्छी है, झूले बहुत अच्छे लगे हैं और बहुत अच्छे संसाधन हैं। अच्छे पैसा दे करके जिनके पास पैसा है वो पढ़ाएं उसको, उस पर हमारा एतराज़ नहीं है, लेकिन जो पाठ्यक्रम है वो एक तरह का हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय का हो, चाहे वो प्राइवेट पब्लिक स्कूल का हो, ताकि जो बच्चा आगे पढ़ करके कंपटीशन पे बैठे तो उसके मन में ये ना भावना हो कि मैंने CBSE नहीं पढ़ी, मैंने ICSE नहीं पढ़ी, या इन लोगों को रहे कि मैंने यूपी बोर्ड नहीं पढ़ा, बिहार बोर्ड नहीं पढ़ा, MP बोर्ड नहीं पढ़ा, महाराष्ट्र का बोर्ड नहीं पढ़ा। तो एक समान शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। अभी सरकार ने शिक्षा विभाग में कुछ नियम बनाया है, कानून बनाया है, बहुत सारे कानून हैं, आज अखबार में भी है, मैंने नहीं पढ़ा, आप पढ़िए, आप भी पढ़िएगा। लेकिन जो मैं उड़ती खबर मैंने सुनी है, जो मैंने थोड़ा सा जानकारी हासिल की है, एक तो जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्कूलों में राजनीति और सरकार का समाप्त हो जाएगा। ये बात को बहुत गौर करने की बात है। राजनीति से कोई मतलब नहीं है, राजनीति तो हमेशा रहेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर में देंगे तो भी सरकार उसको कंट्रोल करेगी। लेकिन सरकार अपना हस्तक्षेप समाप्त करने को कह रही है, इसका मतलब एजुकेशन भी प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह दिया जा रहा है। जब पूरी तरह एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर वाले बड़े पैमाने पर फीस बढ़ाएंगे, कहाँ से हमारा बच्चा MBA करेगा, कहाँ से MBBS करेगा, कहाँ से इंजीनियरिंग करेगा, कौन गरीब आदमी, कौन किसान आदमी, कौन मजदूर अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। ये सब चीज़ों को जानने की और समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें जो हमको जानकारी नहीं है, इस लॉकडाउन में बहुत कुछ घट गया, बहुत सारी चीज़ें इस देश की बिक गई, और बहुत सारी चीज़ों को आज भी बेचने की तैयारी चल रही है। लेकिन हम लोगों की जितनी कोशिश है, हम लोग आप लोगों से कह रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से वो बात गांव-गांव तक पहुंच रही है, और तेज़ी से इसे पहुंचाने की ज़रूरत है। जो आप लोग सोमवार को धरना देते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि धरना जिनके लिए दे रहे हैं, जिनकी बात आप कह रहे हैं, उनका समर्थन भी आपके साथ होना चाहिए। तभी सरकार को ऐसा लगेगा कि ये जो ज्ञापन आ रहा है, ये जो जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा या आप लोग जो कह रहे हैं, उसके समर्थन में जनमत है। और जब जनमत सरकार देखेगी तो ज़रूर आप लोगों की बात को मानेगी। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग
अपनी इन बातों को अपने विचारों के पक्ष में आपको जनमत तैयार करना है। तो जब आप जनमत तैयार करेंगे तो ही सरकार आपकी बात मानेगी। और सरकार से जो भी बात आपको कहनी है धरना के माध्यम से, तो जो सरकार ने इस समय नियम बना रखा है, धारा 144 लागू है, 5-7 आदमी से ज़्यादा हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, फिजिकल सोशल डिस्टेंस नहीं, फिजिकल डिस्टेंस, शरीर से शरीर की दूरी 1-1.5 मीटर, ये सब चीज़ मास्क लगाए हुए, इन सब चीज़ों का पालन करते हुए आपको अपनी बात कहना है, ताकि सरकार को या अधिकारी कर्मचारियों को ये कहने का मौका न मिले कि जन अधिकार पार्टी के लोग, भागीदारी संकल्प मोर्चा के लोग जो सरकार ने नियम बनाया है उसको नहीं मानते। हम उसका पूरी तरह आदर करेंगे, मानेंगे, और उसको मानते हुए हम अपनी बात को, हम अपने विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग गांव जाइए, 2 गांव, 4 गांव, 5 गांव, जितना जा सकते हैं, 2 लोग 4 लोगों से बैठ करके इसकी चर्चा करिए, अपनी बात को कहिए। ये जो क्रीमी लेयर का सिस्टम है ओबीसी का, ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे साथ। एक तरफ कोई क्रीमी लेयर का प्राविधान नहीं है और दूसरी तरफ ओबीसी के ऊपर क्रीमी लेयर का प्राविधान किया जा रहा है। इसलिए हम सरकार से चाहेंगे कि इस क्रीमी लेयर को ओबीसी के लोगों पर ना थोपे, और जैसे जनरल क्लास के लोगों को किया है, या और जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं जो इसके हकदार हैं, वो जैसे उनका है वैसे ओबीसी के लोगों के साथ भी किया जाए। ओबीसी की आबादी इस देश में लगभग 54 से 60% है, और जो वर्तमान सरकार है उसको बड़े पैमाने पर 80-90% लोगों ने वोट किया है, और आज भी सरकार के पक्ष में वो खड़े हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि जब उन लोगों ने उन्हें चुना है तो सरकार भी उनके हितों का ध्यान रखे, क्योंकि आगे भी जब चुनाव होने हैं तो भी सरकार को इन्हीं लोगों की वोट की ज़रूरत है। मेरी आपसे अपील है, जो आज हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये जो बातें मैंने आप लोगों से कही, आप लोगों को इन बातों को जितना जल्दी हो सके हमें गरीब और कमज़ोर लोगों तक पहुंचाना है, जिनके ऊपर ये क्रीमी लेयर थोपा जा रहा है। उनके पास तक तो ये जानकारी जाना बहुत ज़रूरी है। आप गांव में रहते हैं, पत्र के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, पीएमओ ऑफिस में, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में उस मैसेज को भेजिए। इस क्रीमी लेयर को मत करिए, ये हमारे खिलाफ है, हमारे बच्चों के खिलाफ। पत्र लिखिए, मैसेज करिए, भेजिए अपना, जो आप जिसके पक्ष में हैं उस चीज़ को आप अपने विचार माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय तक, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय तक जरूर भेजने का काम करें। अंत में इस आशा और विश्वास के साथ कि जो बातें मैंने आप लोगों से कही हैं, उन बातों को आप लोग गंभीरता से विचार करेंगे और अपने विचारों के पक्ष में जनमत तैयार करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।